नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। ये एक ऐसा शो है जो खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो अपने मौजूदा निवेश पर राय ले सकते हैं या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे शुरू करें, इस पर भी हम आपको राय देंगे। शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं जयंत पायल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत स्वागत है जयंत आपका शो में शामिल होने के लिए। और शो को आगे बढ़ाने से पहले बता दें क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका। करना सिर्फ आपको यह है कि अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखना ना भूलें, ताकि हम आपको शामिल कर सके आपके सवाल को। और चलिए इसी नोट पे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो सवाल है वो ईमेल के जरिए आया है। रजनी है चंडीगढ़ से, इन्होंने एक सवाल पूछा है होम लोन से जुड़ा हुआ। कहती हैं कि टाटा कैपिटल से इन्होंने 15 लाख का होम लोन लिया था, लेकिन इसमें से केवल कुछ ही राशि करीब 8.85 लाख ही जो है डिस्पर्स हुई थी, लेकिन कंपनी ने अप्रैल से ही EMI शुरू कर दी है काटना। तो क्या ये सही है? जयंत, क्या राय देंगे आप इनको? रजनी जी, जब भी हम लोन लेते हैं तो हम लोग को EMI भरना पड़ता है, लेकिन ये EMI के दो हिस्से होते हैं, एक है प्रिंसिपल और दूसरा है इंटरेस्ट। तो यूजुअली बिफोर द पोजेशन ऑफ द हाउस, लाइक अगर आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है और वो से 2 साल के बाद आपको पोजेशन मिलेगा, तो द फर्स्ट 2 years में जो भी अमाउंट कटता है यूजुअली इट इज ओनली टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड नॉट प्रिंसिपल। तो इसको हम प्री EMI इंटरेस्ट कहते हैं। तो अभी आपने कहा है कि आप कंपनी ऑलरेडी कुछ इंस्टॉलमेंट्स डिडक्ट कर रही है आपके लोन से, सो यू हैव टू चेक विद देम वेदर दे आर डिडक्टिंग इट एज EMI और एज प्री EMI इंटरेस्ट। तो इसमें भी ऑप्शन होता है बोरोवर के पास कि वो आइदर EMI में कन्वर्ट कर सकता है या दे कैन ऑप्ट फॉर प्री EMI एंड देन कन्वर्ट इट बिगिन द EMIs ओनली आफ्टर द पोजेशन। तो आप कंपनी के साथ चेक कीजिए कि ये जो 15,000 जो डिडक्ट हो रहा है व्हाट इज इट एग्जैक्टली, क्योंकि और अगर आपको ये जो भी वो कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट इन एग्रीमेंट, जस्ट चेक इफ यू कैन चेंज द मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर वो EMI के रूप में अगर काट रहे हैं और आपको ऐसा नहीं चाहिए, तो यू कैन आस्क देम इफ यू कैन चेंज द सिस्टम सो दैट ओनली इंटरेस्ट इज डिडक्टेड एंड आफ्टर यू गेट द पोजीशन देन योर एक्चुअल EMIs बिगिन। जी जयंत, तो उम्मीद है रश्मि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बैंक से या फिर जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उससे जानकारी आप ले सकती हैं कि ये जो EMI कट रही है वो ब्याज में से कट रही है या फिर प्रिंसिपल से, और उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं, हमारे अगला कॉलर जो है लाइन पर है। निशा, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ निवेश करना चाहती हूँ, कोई अच्छी सी प्लान हो तो प्लीज बता दो। जी, और आपकी बेटी अभी कितनी छोटी है? मेरी बेटी आया है 3.5 महीने। ओके, चलिए, बहुत छोटी इनकी बच्ची है और उसके लिए निवेश करना चाह रही हैं। जयंत, क्या ऑप्शंस इनके सामने हैं? निशा जी, जब भी हम अपने बच्चे के लिए निवेश करते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि आप चाइल्ड प्लान्स में निवेश करो। दीज चाइल्ड प्लान्स आर गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनीज, और बहुत बार ये चाइल्ड प्लान सुन के हम लोग उत्सुक होते हैं कि हम लोग इसमें निवेश करें, लेकिन ये चाइल्ड प्लान जो है, एक तो ये इसमें बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो एजेंट आपको पहले बोलता नहीं है, और दूसरा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है और इतना ईजी नहीं है। तो मेरी राय है कि आप अगर चाइल्ड प्लान्स ही लेना आप चाहते हो तो ऐसे 2-3 अच्छे प्लान्स हैं जो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अवीवा का यंग स्कॉलर है, या HDFC का यंग सुपरस्टार, या ICICI प्रूडेंशियल का स्मार्ट किड। इन 3-4 पॉलिसी में से आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे पॉलिसीज में निवेश करने की राय देता नहीं हूँ। दूसरा है कि ये जो पॉलिसीज है ये सब यूलिप्स है, तो इसमें आपको जो मार्केट रिस्क है वो तो झेलना पड़ेगा। सो इन अदर वर्ड्स, योर रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड। अगर आप कोई गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट चाहते हो और कोई एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट चाहते हो तो वो है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन आप काफी लंबी अवधि के लिए आप अगर निवेश करना चाहते हो तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम बैंक डिपॉजिट्स होते हैं दे आर फॉर अराउंड 10 years। तो अगर आप इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अराउंड 20 years, सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर दैट टेन्योर। दूसरा, अगर आप थोड़ा रिस्क झेल सकते हो
तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ओर देख सकते हो, क्योंकि ये काफी सरल प्रोडक्ट्स है, आप समझने को बहुत टाइम लगता नहीं है, और ये इसमें जो खर्चे हैं वो भी चाइल्ड प्लान से कम ही है। तो यू कुड बिगिन विद अ कपल ऑफ गुड म्यूचुअल फंड्स। 2-3 तो अच्छे प्लान है, एक है HDFC सेंसेक्स प्लस है, या DSP टॉप 100 है, या फ्रैंकलिन ब्लू चिप, या फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। ऐसे कई स्कीम्स हैं जो आप देख सकते हो। और एक अच्छा जो फीचर है म्यूचुअल फंड्स में कि अगर कोई स्कीम में आप निवेश करते हो और वो अगर 1 या 2 साल के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस खराब होता है तो आप आसानी से आपका इन्वेस्टमेंट उसमें बंद कर सकते हो। लेकिन चाइल्ड प्लान या कोई भी इंश्योरेंस प्लान में एक बार आप निवेश करते हो तो वो बीच में बंद करना या आपका पैसा अगर निकालना वो इतना आसान नहीं है, और आपको काफी नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं। जी जयंत, जैसे आपने इससे पहले भी कई दफा इस तरह के सवाल आते हैं और हमने देखा है कि अक्सर बच्चों के लिए अगर कोई माता पिता निवेश करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि चाइल्ड प्लान में निवेश करना बेहतर रहेगा, और इसी वजह से सवाल भी इसी तरह के होते हैं। तो अगर आप ब्रीफली अगर बताना चाहेंगे, हालांकि कितना जोखिम ले सकते हैं और कितना लंबा उनका निवेश का नजरिया है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई चाइल्ड यूलिप या म्यूचुअल फंड्स में अगर चॉइस दी जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाइल्ड यूलिप्स में 3-4 अच्छे प्लान्स हैं, जैसे अविवा का है यंग स्कॉलर, और HDFC का है यंग सुपरस्टार। लेकिन चाइल्ड प्लान्स का एक जो बेसिक ड्रॉबैक ये है कि एक वो समझने में थोड़ा कठिन है, और इसमें जो खर्चे हैं उसके कारण निवेशक को पहले से मालूम नहीं होता है कि इतने खर्चे होते हैं इसमें, और जब वो खर्चे कटने चालू होते हैं उसके बाद वो हमेशा निवेशक ये सोचता है कि उसको लॉस हो रहा है। सो दैट्स वन थिंग। लेकिन अगर वो चाइल्ड प्लान्स लेते हैं तो मुझे लगता है जो भी इक्विटी ओरिएंटेड चाइल्ड प्लान्स है जिसमें इक्विटी का जो परसेंटेज या कंपोनेंट है वो ज्यादा हो, तो वो ऐसे चाइल्ड प्लान्स या चाइल्ड यूलिप्स चुनने चाहिए। जयंत, आपने जैसे कि जवाब दिया कि अपना जो नजरिया है उसके हिसाब से और कितना जोखिम ले सकते हैं उसके हिसाब से निवेशक को अपना विकल्प चुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये नेहा ने भेजा है कानपुर से। SMS के जरिए उन्होंने पूछा है कि 3 साल पहले इन्होंने LIC का जीवन सरल पॉलिसी में निवेश किया था, लेकिन किसी कारण से ये पिछले 18 महीनों से एक भी प्रीमियम नहीं भर पाई हैं, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए इनकी आगे की रणनीति? जयंत, जीवन सरल एक काफी अच्छा पॉलिसी है क्योंकि इसमें एंडोमेंट और यूलिप दोनों के फीचर्स शामिल हैं। यूजुअली ऐसे सब पॉलिसीज में हमको मिनिमम 3 साल तक का प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर हम 3 साल के पहले अगर पॉलिसी बंद करें तो इट्स नोन एज ए लैप्स्ड पॉलिसी, और निवेशक को विड्रॉ करने के टाइम कुछ भी अमाउंट मिलता नहीं है वापस। तो अभी नेहा के केस में उन्होंने लास्ट 18 महीनों से प्रीमियम भरा नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी में और एक फीचर होता है नोन एज ग्रेस पीरियड। तो इसमें अगर आपका ड्यू डेट खत्म होता है और आपने ड्यू डेट तक अगर प्रीमियम भरा नहीं है तो उसके बाद भी आप भर सकते हो, लेकिन इट्स ओनली दैट विंडो इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, यूजुअली इट इज 1 मंथ। तो अभी नेहा के केस में मोस्ट लाइकली हर पॉलिसी हैज लैप्स्ड, और ये 3 साल प्रीमियम भरने से पहले ही लैप्स हुआ है। तो आई थिंक व्हाट शी शुड डू इज गो इन फॉर अ पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट। अभी LIC के केस में यूजुअली पॉलिसीज कैन बी रीइंस्टेटेड अप टू 2 years आफ्टर दे लैप्स, तो उनके एजेंट के साथ वो चेक कर सकती है, और अगर रीइंस्टेटमेंट अलाउड है या वो कर सकती है तो डेफिनेटली शी शुड डू दैट। और बाद में वो 3 साल तक वो प्रीमियम भरने के बाद अगर वो सरेंडर करना चाहती है या अगर फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन अगर सरेंडर करेंगी तो शी इज गोइंग टू गेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट बैक, क्योंकि इसमें जो रूल है वो है 3 साल का जो प्रीमियम जो हम लोग देते हैं उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है उससे कुछ वापस नहीं मिलता है, और जो भी 2nd और 3rd ईयर का प्रीमियम हम भरते हैं उसका केवल 30% वापस मिलेगा। तो क्योंकि जीवन सरल एक काफी अच्छा पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि उनको रीइंस्टेट करके जो भी उनका प्रीमियम पेइंग टर्म है, भले 8-10 साल जो भी है, वो उनको पूरा प्रीमियम भरना चाहिए एंड टू कीप द पॉलिसी गोइंग। अगर वो नहीं करना चाहती है तो एटलीस्ट कन्वर्ट इट इनटू अ फुल्ली पेड अप पॉलिसी। तो उसमें क्या होगा कि पॉलिसी जारी रहेगी लेकिन उनको आगे के प्रीमियम भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी
तो नेहा, जैसे कि जैन ने आपको सजेस्ट किया, पॉलिसी काफी अच्छी है जो आपने चुनी थी, लेकिन जिस भी कारण से आप प्रीमियम्स नहीं भर पाई हैं, तो ग्रेस पीरियड तो जाहिर है आपका शायद ओवर हो गया होगा। आप कंपनी से संपर्क करके जान सकती हैं कि अगर लैप्स हो चुकी है पॉलिसी तो आगे अब आपको क्या करना चाहिए। आप इस पॉलिसी को दोबारा शुरू कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप सरेंडर करेंगे तो कोई खास वैल्यू नहीं जुटा पाएंगे। चलिए इसी नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट के आएंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। शो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का आसान तरीका। करना सिर्फ आपको यह है अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHG हमारा कोड लिख के अपना सवाल लिख के 57575 पर भेज दें। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shg@znetwork.com। जब आप अपने ईमेल करें तो याद रहे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि आपका सवाल हम अपने अगले शो में शामिल कर सकें। चलिए इसी नोट पे अगला सवाल लेते हैं। शीला है लाइन पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी बिजनेस पे। पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी शीला, पूछिए अपना सवाल। मेरी बीमा पॉलिसी है जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मेरी बीमा पूछिए। पॉलिसी है, वो मेरे पैसे अब मेरे को मिलने वाले हैं। अच्छा, ये कितने पहले हाँ जी, आपने वो- खरीदी थी पॉलिसी? कितने साल हाँ पहले? जी, कितने साल पहले आपने इस पॉलिसी में निवेश किया था? अभी कितने साल हो गए? 25 साल। ठीक है, चलिए ठीक है, हम राय दिलवाते हैं आपको। जयंत, इन्होंने 25 साल पहले ये पॉलिसी ली थी, अब मैच्योरिटी के करीब आ गई है, तो अब जो इन्हें पैसा मिलेगा ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से विकल्प हैं इनके सामने, कहाँ इस पैसे को निवेश कर सकते हैं। शीला जी, आपके सामने दो विकल्प है जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक है इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शन और दूसरा है डेट ओरिएंटेड ऑप्शन। एक सिंपल चीज है कि अगर आपको ये पैसे मिलते हैं इमीडिएटली आप एक बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, और आप जितना समय तक रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर देख रहे हो तो आपको अगर 1 लाख मिल रहे हैं तो यू डिवाइड दैट अमाउंट इनटू 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि इक्विटी में ना अगर हम लोग लंप सम निवेश करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हमारे निवेश करने के बाद अगर मार्केट गिरे तो वी विल स्टार्ट फीलिंग अफ्रेड। तो इसके लिए मैं हमेशा ये राय देता हूँ कि लोग SIP के जरिए निवेश करें इक्विटी में। तो आप कोई एक या दो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुन के ये जो अमाउंट है 1 लाख, सपोज इट इज 1 लाख, तो वी डिवाइडेड बाय 12, सो इट्स रफली अराउंड 8,400 पर मंथ। और ये 8,400 हम दो अलग अलग फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सो दैट इज 4,200 इनटू 2 डिफरेंट फंड्स। 2-3 जो अच्छे ऑप्शंस हैं, एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस या DSP टॉप 100 या फ्रैंकलिन का प्राइमा प्लस। तो इन फंड में से कोई भी 2 फंड्स चुन के अगर हम मंथली SIP करेंगे तो ये 1 लाख अपना 1 साल के अंदर हम लोग अलग अलग किस्तों में निवेश कर सकते हैं। So that will enable, it will protect us a bit against the market fluctuations. लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप केवल एक सिंपल बैंक फिक्स डिपॉजिट में भी निवेश कर सकते हो, नहीं तो ऐसे गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या PPF, तो अगर आप चाहिए तो उसमें भी निवेश कर सकते हो। लेकिन निवेश करने से पहले हर एक प्रोडक्ट के फीचर्स जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए ठीक है, आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस रखे हैं। जयंत ने, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करके निवेश कर सकती हैं। 1 लाख की जो आपकी राशि है उसको आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं, और उसके बाद 2 फंड्स जैसे कि HDFC सेंसेक्स प्लस और फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर। आप उसमें SIP शुरू कर सकती हैं। कुछ सालाना 10 से 11% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा FD में भी एक ऑप्शन है आपके सामने निवेश करने का। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। ईमेल के जरिए विद्या ने सवाल भेजा है, कहती है कि इन्होंने बिना अपनी कंपनी को इन्फॉर्म किए, बिना उन्हें इंटीमेट किए अपनी SIP निवेश को रोक दिया। अभी जानना चाह रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जयंत, क्या आप बताएंगे? नहीं, यूजुअली अगर हमको SIP बंद करनी है तो हमको कंपनी को एक लेटर लिखना पड़ता है कि हम लोग को अगले महीने से SIP बंद करना है। लेकिन another way of stopping the SIP is not to keep enough funds in a bank account। तो अगर ऐसा है तो आप केवल अपने बैंक अकाउंट से वो उतने पैसे निकालिए, तो जब कंपनी का SIP इंस्ट्रक्शन जब कंपनी बैंक को देती है तो बैंक विल से दैट देयर इज नो मनी, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। क्योंकि जब आप वो करती है तब आपको हर एक टाइम जब आपका इंस्ट्रक्शन बाउंस होता है आपको बैंक की तरफ से चार्जेस लगेंगे।
कंपनी की तरफ से आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन बहुत से ऐसे कंपनीज हैं कि अगर 3 बार लगातार अगर ऐसे हो तो एसआईपी अपने आप ही बंद होती है। लेकिन ये सब करने से अच्छा मुझे लग रहा है कि आप केवल कंपनी को एक लेटर लिखिए कि मुझे जो अगले महीने से मुझे एसआईपी कंटिन्यू नहीं करनी है, सो द कंपनी विल ऑटोमेटिकली स्टॉप दी एसआईपी। मतलब कंपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन देना बंद करेगी और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है जो अभी तक किया है वो तो रहेगा, बट सिर्फ आगे के इंस्टॉलमेंट्स बंद होंगे। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। जयंत, इन्होंने उनकी मेल के जरिए सवाल आया था, इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितना समय हो चुका है कि इन्होंने एसआईपी जो अपनी रोकी हुई है, कितने इनके पेमेंट्स जो है डिफॉल्ट हो चुके हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ एएमसीज में इस तरह का रूल है कि अगर लगातार 3 बार डिफॉल्ट होगा तो एसआईपी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि अगर इस तरह से कुछ होता है कि बहुत गैप हो जाता है और अगर कोई अपनी एसआईपी में से निवेश निकालना चाहे तो फिर उन्हें क्या करना होगा? नहीं, अगर उन्होंने ईएलएसएस फंड्स में निवेश नहीं किया है, क्योंकि ईएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन कोई भी दूसरा ओपन एंडेड फंड में वो कभी भी उनका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर इज नो लॉक इन फॉर दैट। तो भले उन्होंने एसआईपी के जरिए किया होगा या लमसम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। अभी भी अगर उनका एसआईपी 3 बार अगर डिफॉल्ट हो गया है तो एटलीस्ट जो भी अमाउंट, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी उनके पास है वो कभी भी विड्रॉ कर सकती है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि विद्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा गैप भी हो गया है तो भी अगर एएलएसएस के अलावा कोई और तरह का म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है तो आप उसमें आराम से विड्रॉ कर सकती हैं, चाहे तो एसआईपी फिर से शुरू कर सकते हैं। बस एक बार आपको अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा। इसी नोट पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कुछ और सवाल है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये शो का लास्ट सेगमेंट है, कुछ और सवाल हम अब आगे बढ़ाएंगे इस शो को कुछ और सवाल लेकर। लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। करना आपको सिर्फ यह है अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाकर SHE लिख के 575 पर हमें भेजना होगा। आप ईमेल से भी अपने सवाल हमें भेज सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अपने अगले शो में शामिल कर सकें। तो चलिए हम एक अगला SMS लेते हैं। गुंजन ने भेजा है ये, और ये कहती है कि 5 लाख का सरप्लस इनके पास है, 5 लाख रुपए कैश है और ये किसी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में निवेश करना चाह रही है। जयंत, क्या ऑप्शंस हैं इनके सामने? क्या इन्हें सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में निवेश करना चाहिए? गुंजन, पहले सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज काफी पॉपुलर थे अराउंड 3 years बैक, क्योंकि एजेंट्स उनको केवल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के रूप में बेचते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो लाइफ कवर था वो बहुत ही कम था and they were functioning more as a mutual fund because more than 90% of the amount was invested into whatever option, say equity या debt जो भी है। लेकिन उसके बाद IRDA और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जो इंश्योरेंस का जो एंगल है दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। इसके लिए लास्ट 3 साल में कई रूल्स चेंज हो गए जिससे सिंगल प्रीमियम का जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी जो रूल है, अगर पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि सिंगल प्रीमियम में जो पैसा डालते हैं वो भी टैक्स फ्री है और जो रिडेम्पशन जब भी पॉलिसी मैच्योर होती है वो जो अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। लेकिन अभी वो रूल चेंज हो गया है। अभी ओनली दो सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज are eligible for tax benefit where at least the life cover is 10 times the premium. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 lakhs का सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हो तो इसमें मिनिमम 50 लाख रुपीस का लाइफ कवर होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको ना ही इन्वेस्टमेंट के समय ना ही रिडेम्पशन के समय दोनों टाइम आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके कारण क्या हो गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा बचता है प्रीमियम का वो कम हो गया है। तो द अट्रैक्टिवनेस ऑफ सच पॉलिसीज इज रिड्यूस्ड। तो मुझे लगता है कि सिंगल प्रीमियम में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपके एजेंट से सभी फीचर्स और इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सभी पूछ के तभी आप डिसीजन ले लेना। अगर आपको ऐसा ये सब जानने के बाद अगर आप सिंगल प्रीमियम में निवेश नहीं करना चाहते हो तो देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस। लाइक अगर आपको कोई इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शन चुनना है तो जैसे कि मैंने पहले कहा आप मंथली SIPs के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। जी जी। अगर आपको इक्विटी नहीं चाहिए सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस इन डेट ऑल्सो। चलिए
उम्मीद है कि गुंजन आपको आपका सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा। और रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन आप 5 लाख रुपए अगर निवेश करना चाहें तो बेझिझक इनमें से किसी भी कंपनी की पॉलिसी में निवेश कर सकती है। अगली कॉलर हमारे साथ लाइन पर है अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। हाँ, जो पोर्टफोलियो है ना जी, उसमें क्या चेंजेस हो सकता है? और कितने साल के लिए से आप निवेश करिए, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहती हैं? 15 साल के लिए। चलिए ठीक है, इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और करीब 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। देखते हैं जयंत क्या राय देंगे। अन्नपूर्णा, मैं जितने भी प्रोग्राम्स करते आ रहा हूँ उसमें से आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो आई हैव सीन, बिकॉज यू हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, ऑल्सो आपके पास एक गोल्ड फंड है। तो मेरी राय में आपको कोई चेंजेस अभी तो नहीं करने चाहिए, बट यू कुड रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। और इक्विटी फंड्स में मैं हमेशा अराउंड 11% का रिटर्न एस्टिमेट करता हूँ। तो अगर 11% का रिटर्न आपको एवरेज मिले पर ईयर, आई एम नॉट सेइंग एवरी ईयर यू गेट 11, बट एन एवरेज ऑफ 11% ओवर 15 years, तो यू कुड एक्यूमुलेट अराउंड 46 lakhs ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अन्नपूर्णा, आपका जो पोर्टफोलियो है काफी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो एक तरह से कहेंगे। जयंत मिड कैप इसमें है, इसमें लार्ज कैप है, गोल्ड फंड है और यहाँ तक कि आपने एक बैलेंस फंड भी इंक्लूड करा हुआ है। तो काफी सोच समझ के इन्होंने प्लानिंग करी है। और आप अगर देखें तो 15 साल बाद करीब 40-41 लाख रुपए आपके बन जाएंगे अगर सालाना 11 से 12% का आपको रिटर्न मिलता है तो चलिए आज के शो में हम इतने सवाल लेते हैं, यही करते हैं शो को वाइंड अप। जयंत, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे, कुछ और सवालों को इंक्लूड करेंगे।